हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अब तो हम ऐसा नहीं लगता है कि अब आपका एग्ज़ाम जो 28 या 27 अक्टूबर जो डेट थी उस पर हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कमी है। ना आयोग से कुछ आया और ना ऐसे भी कोई भी नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा टेंशन है लोगों में कि मतलब क्या करें क्या ना करें, किन कर्तव्य विमूढ़ वाली कंडीशन हो गई है। साथ ही तो अगर एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को ना होकर के 8 दिसंबर जो न्यू डेट आ रही है उसको होता है तो भी ये टेस्ट सीरीज जो है इसके लिए भी रिलेवेंट है। और साथ ही आप बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं या फिर आरओ देना है तो ये टेस्ट सीरीज जो है इन सारे तीनों एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो ये टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को ब्रेक मत दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। दूसरा कथन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक माध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। नीचे कोट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत नहीं है। पहला यहाँ पे गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। पहले में दिया हुआ है कि भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। तो भारत की जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय सीमा का विस्तार है यह लगभग 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सिर्फ यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है। दूसरा कथन है, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या कम वर्षा होती है। अब यहाँ पे सही कोड का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। किसके बारे में, तो एल नीनो के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एल नीनो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो प्रत्येक 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है, जो विश्व के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य मौसम संबंधी चरम स्थितियों का कारण है। इस प्रणाली में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री जलधाराओं की उपस्थिति से समुद्री और वायुमंडलीय घटनाएं शामिल हैं तथा यह भारत सहित कई स्थानों पर मौसम को प्रभावित करती है। एल नीनो गर्म भूमध्य रेखीय समुद्री जलधारा का एक विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक केंद्र क्षेत्र योजना है। दूसरा है, यह जलभृतों का चित्रण और लक्षण वर्णन करने के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना का हिस्सा है। अब नीचे कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो पहला कथन दिया हुआ है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो ये गलत है। यह जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित होती है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं, केंद्रीय भूजल मंत्रालय द्वारा यह योजना आरंभ की गई। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य पहले जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य यहाँ पे नहीं आया है, तो ये यहाँ पे मणिपुर जो है, मणिपुर से ये रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और भारत के जो कर्क रेखा है उसके निकट स्थित शहर जो हैं यह भोपाल है, गांधीनगर है, रांची है, अगरतला है और आइजोल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार जो है इससे कौन कौन से राज्य लगे हैं भारत के? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो है 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। दूसरा कथन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। तो यहाँ पे नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो ओजोन परत है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है, समताप मंडल में पाया जाता है ये। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। पृथ्वी की अधिकांश मौसमी घटनाएं जो हैं वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं और मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सभी मेघ यहीं पर पाए जाते हैं। तो समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल में संभवतः पृथ्वी का ओजोन परत पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। गिरिडीह, तो गिरिडीह जो है यह हो जाएगा आपका झारखंड, यानी कि ए का हो जाएगा आपका चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। कोरबा, तो कोरबा जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो कोबरा जो है यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा, सॉरी कोबरा नहीं, कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और रानीगंज तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सिंगरौली तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन यहाँ पे ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मानसून बौछार फसल के लिए उपयुक्त सही ढंग से सुमेलित नहीं है? फूलों वाली बौछार, ट्यूलिप फूल, काल बैसाखी, जूट, बारदोली छीड़ा, चाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फूलों वाली बौछार जो है या ट्यूलिप फूल के लिए नहीं होती है। फूलों की बौछार जो है या केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलाने के लिए होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये सब मानसून पूर्व जो है बौछारें हैं, यानी कि मानसून के पहले जो बरसात होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। फूलों वाली बौछार जो है या कहवा के फूल के लिए होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP वह मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को देना होता है। दूसरा कथन है, भारत ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य संशोधित किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। यानी कि जो भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य रखा गया है वह कितना रखा गया है? तो यह 2030 तक, अब 2030 के बजाय यानी कि 20% जो है कब तक कर दिया गया है? तो यह 2025-26 तक 20% मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 यहाँ पे बदल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुद्रिक विधि के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र? तो यहाँ पे अपनी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र विमुख विस्तृत है। तो ये जो होता है यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है।
जिसको EEZ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UN क्लास 1982, जिसे सामुद्रिक विधि के रूप में भी जाना जाता है, समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है। एक आंतरिक जल क्षेत्र, प्रादेशिक जल क्षेत्र, सन्निहित क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूप्रपटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह प्रकृति में भंगुर है। दूसरा कथन है, महासागरों में भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भूप्रपटी जो होती है प्रकृति में भंगुर होती है। महासागरीय और महाद्वीपों क्षेत्रों में भूप्रपटी की मोटाई अलग अलग होती है। महासागरों में भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। महासागरीय भूप्रपटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपीय भूप्रपटी की लगभग 30 किलोमीटर मोटाई होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ये जो पहला राज्य बना है यह महाराष्ट्र बन गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है 2008 में इसमें शामिल हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत के जलवायु विभाजन संबंधित अध्ययन का प्रयास किया। HE बैलेनफोर्ड, BP सुब्रमण्यम, BLC जॉनसन या फिर W कोपेन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा HE बैलेनफोर्ड ने सर्वप्रथम भारत के जलवायु विभाजन संबंधी अध्ययन करने का प्रयास किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के जलवायु विभाजनों का व्यवस्थित अध्ययन प्रथम बार 1889 में भारतीय मौसम विभाग के प्रथम महानिदेशक HE बैलेनफोर्ड द्वारा किया गया था, जिन्होंने पाया कि विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु से भारतीय उपमहाद्वीप प्रभावित है। यह वर्गीकरण भारत के कुछ चुनिंदा स्टेशनों के तापमान और वर्षा पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह जो है किस योजना के तहत शामिल किया गया है, यानी कि हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना। किसके तहत इसको शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, यानी कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह है, पहला है, मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थलमंडल कहा जाता है। दूसरा कथन है, क्रोड बहुत भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे से बना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। पहला क्या है, तो मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थलमंडल कहा जाता है, ये गलत है। मेंटल के ऊपरी हिस्से को दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। मिश्रित ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ज्वालामुखीय कुंड या फिर विशाल प्रवाह क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखीय कुंड जो होते हैं यह सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीसी कॉल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं। तो सीसी कॉल्डर के अनुसार भारत में जो है 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भू जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारत की वनस्पतियाँ क्षेत्र और ऊंचाई भिन्न होती हैं। वर्ष 1937 में सीसी कॉल्डर ने भारत के 8 वनस्पति क्षेत्रों की पहचान की। ये वनस्पति क्षेत्र जो हैं कौन कौन से हैं, तो ये जो आपके वनस्पति क्षेत्र हैं वह हैं ये आपके वनस्पति क्षेत्र जो हैं यह है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, दक्कन क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सीसी कॉल्डर ने 8 प्रकार के वनस्पति क्षेत्र में भारत को डिवाइड किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अफगानिस्तान जो है यह भारत के साथ सबसे छोटी सीमा
का साझा करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अगर लंबाई किलोमीटर में बताएं तो 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियाँ उदाहरण हैं। द्रुमागतिक प्रवाह प्रणाली का, समानांतर प्रवाह प्रणाली का, जालीनुमा प्रवाह प्रणाली का, या फिर आयताकार प्रवाह प्रणाली का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, समानांतर प्रवाह प्रणाली का। पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वह समानांतर प्रवाह प्रणाली का जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समांतर प्रवाह प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो यह समानांतर लंबी भू आकृतिक वाले क्षेत्रों में विकसित होता है जहां सतह पर एक स्पष्ट ढाल होता है। सहायक नदियां सतह की ढाल के अनुरूप समानांतर रूप से विस्तृत होती हैं। उदाहरण जो है नदियां पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तो यह है गुजरात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के बाद जो है राजस्थान है और फिर मध्य प्रदेश है, यानी कि पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक पत्तन नहीं है। मुंबई पत्तन, मार्मगांव पत्तन, कोच्चि पत्तन या फिर चेन्नई पत्तन। तो यहाँ पे चेन्नई जो है यह प्राकृतिक पत्तन नहीं है, यह एक कृत्रिम पत्तन है, यानी कि पत्तन यानी कि बंदरगाह। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चेन्नई जो पत्तन है यह पूर्वी घाट पर सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यह वर्ष 1859 में बनाया गया एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट या फिर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है। घोघला समुद्र तट, तारकरली समुद्र तट, कोलम समुद्र तट, थारंगम बाड़ी समुद्र तट। अब इनमें से किसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा एवं चौथा दिया हुआ यानी कि तारकली और थारंगम वाड़ी जो है इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारिस्थितिकी संकेतक है जिसे 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। यानी कि ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये 33 मानदंडों पर प्रदान किया जाता है। और किसको किसको प्राप्त है, घोघला समुद्र तट को प्राप्त है और कोलम समुद्र तट को प्राप्त है। तारकरली और थारंगम वाड़ी को नहीं प्राप्त है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है किसको प्रमाणन प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे महत्वपूर्ण हिमनद दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो चोराबारी जो हिमनद है यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। चोराबारी उत्तराखंड में। जेमू हिमनद, तो जेमू जो हो जाएगा या सिक्किम में हो जाएगा। रोंगबुक हिमनद तो यह होगा आपका तिब्बत में। और नुब्रा हिमनद तो यह हो जाएगा लद्दाख में। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3214। 3214 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुग्याल हैं थार मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले रेतीले मरुस्थल क्षेत्र, पश्चिमी घाट में स्थित सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सुंदरबन में पाई जाने वाली आर्द्र भूमि या फिर उच्च उन्नतांश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो बुग्याल जो है यह क्या है, तो बुग्याल जो होते हैं यह उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुग्याल जो है या उच्च पहाड़ों में विशाल घास के मैदान है। बुग्याल जो है या उत्तराखंड राज्य में 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चरागाह है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है बृहत हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांगड़ा घाटी जो है यह प्रसिद्ध है लघु हिमालय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लघु हिमालय या हिमाचल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस श्रेणी की ऊंचाई 1000 से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई जो है या 50 किलोमीटर है। इसमें प्रमुख श्रेणियां पीरपंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रेणियां हैं। इसमें शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चक्राता, मसूरी, नैनीताल आदि जैसे कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन शामिल हैं। और इसमें कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा आदि जैसे प्रसिद्ध घाटियाँ भी शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, सही है। पहला है, नर्मदा सबसे बड़ी दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दूसरा कथन है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ये दोनों में से एक भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी जो है या प्रायद्वीपीय भारत की तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन यह अरब सागर में ना गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा। अब पहला है कि नर्मदा सबसे बड़ी दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो बिंद और सतपुड़ा क्षेत्र के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित है। तो यहाँ पे पहला कथन भी सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह अरावली पर्वतमाला कच्छ के रण और सिंधु नदी से समावृत है। लूनी एकमात्र नदी है जो मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है। या ऑप्शन सी है, यह ब्लैक बक और एशियाई जंगली बिल्लियों के पर्यावास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है, यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि भारत का जो थार मरुस्थल है यह गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक विस्तृत है, यह मध्य में विस्तृत नहीं है। तो आप यहाँ पे जो दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है? नागौर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो मरुस्थल त्रिभुज में 3 शहर शामिल हैं, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो यहाँ पे नागौर इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र और खनिज सही सुमेलित नहीं है? डाल्टनगंज कोयला, मयूरभंज जस्ता, केवझर मैग्नीज, कटनी बाक्साइट। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो मयूरभंज जस्ता दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। मयूरभंज जो है यह लोहा, तांबा और निकल के लिए फेमस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी डाल्टनगंज कोयला बिल्कुल सही है, केवझर जो है यह मैग्नीज के लिए फेमस है और कटनी जो है यह बाक्साइट के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में स्थित है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय चरण में। भारत वर्तमान में उच्च मृत्यु दर और उच्च प्रजनन क्षमता वाले स्थिर जनसंख्या से कम आयु दर और प्रजनन क्षमता वाली स्थिर जनसंख्या में जननांकीय संक्रमण के 4 चरण मॉडल के तीसरे चरण में है, जिसमें कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही चरण 4 में हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर वर्ष 1971 से 81 से घट रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गढ़जात पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ। इन्हें उत्तर से दक्षिण में लगाना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह सबसे पहले आ जाएगा राजमहल पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा आपका राजमहल, फिर हो जाएगा गढ़जात और फिर आएगा आपका नल्लामाला पहाड़ियाँ और फिर लास्ट में आएगा जवादी। जवादी जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है यह झारखंड में स्थित है। साथ ही जो गढ़जात पहाड़ियाँ हैं यह उड़ीसा में स्थित हैं, और नल्लामाला पहाड़ियाँ जो हैं यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जवादी पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजातियाँ जनसंख्या है। दूसरा कथन है, भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जिसके बाद गोंड का स्थान है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, कूट के प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ प्रमुख दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो गोरम घाट दर्रा जो है यह कहाँ पर है? गोरम घाट दर्रा राजस्थान में है, ए का हो जाएगा चौथा। और असीरगढ़ दर्रा, तो असीरगढ़ दर्रा जो है यह मध्य प्रदेश में है, असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश में। सेला दर्रा, तो सेला दर्रा जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और मुलिंगला दर्रा तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4।
4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थित है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य में सबसे अधिक वन आवरण है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है इसके बारे में, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थित है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं है, और चूंकि पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखते हैं। तो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। पहला सर्वेक्षण वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण आया था, प्रकाशित हुआ था, और ISFR 2021 जो है 2021 वाला 21 नंबर का है, तो ये 17वां नंबर है, इसका 17वें नंबर का ये सर्वेक्षण यानी कि रिपोर्ट है। तो इसने पहली बार बाघ अभ्यारण्य, बाघ गलियारों और गिर वन में वन आवरण का आकलन किया है जिसमें एशियाई शेर रहते हैं। बक्सा जो है पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई तमिलनाडु और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ में वन आवरण में वृद्धि देखी गई है, जबकि सबसे अधिक नुकसान जो है तेलंगाना, भद्रा, कर्नाटक और सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य में सबसे अधिक वन आवरण है जो लगभग 97% है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन और सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी राज्य सही सुमेलित नहीं है। जिंदगढ़ा चोटी उड़ीसा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश, गुरु शिखर राजस्थान, अनाईमुड़ी केरल। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सी, तो चोटियों के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया हुआ है कि जिंदगढ़ा चोटी उड़ीसा, यह सही नहीं है। जिंदगढ़ा चोटी जो है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया। तो भूगोल शब्द जो है ये किसके द्वारा गढ़ा गया, तो यह गढ़ा गया है इरेटोस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इरेटोस्थनीज के द्वारा लगभग 275 से 194 ईसा पूर्व को भूगोल शब्द गढ़ा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ जनजाति है दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो लाहुला जो है यह उत्तराखंड की जनजाति है। चेंचू जो है, चेंचू आपकी हो जाएगी तेलंगाना की। भैना जो जनजाति है यह महाराष्ट्र की है, और दमारिया जनजाति जो है यह गुजरात की है। तो लाहुला जो है यह हिमाचल प्रदेश की है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। तो मोरीबंद डेल्टा जो है यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो यह डेल्टा किससे संबंधित है, तो यह बंगाल डेल्टा से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, नदिया जिले और बांग्लादेश के कुश्तिया, पवना, जेसोर जिलों के उत्तरी भाग शामिल है इसमें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर में सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं। तो यह प्रवेश करती हैं हरिद्वार में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी हरिद्वार में भारत गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे कितने वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है या अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है यह है 9.6%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 43 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो यह है 8.6%। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है कितना है? भारत की महिला साक्षरता दर तो यह है 65.46%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। यह आंकड़ा देश में उन महिलाओं के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है जो जनगणना के समय समझ के साथ पढ़ने और लिखने में सक्षम थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? CM चंद्रमौली, के श्रीवास्तव, BK बनर्जी या फिर RN छिब्बर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, CM चंद्रमौली जो थे 2011 के दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करेवा संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ये जो बना था ये सेनोजोइक में नहीं, प्लेस्टोसीन काल में बना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा है, यह योजना 5 वर्षों के लिए संचालित की गई थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नाम है यह बदलकर क्या किया गया है? तो नाम बदलकर कर दिया गया है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटाश की कमी होती है। दूसरा कथन है, यह मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। यानी कि इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटाश की कमी होती है, ये गलत है। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटाश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा कथन है, जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की खनिज संरचना विकृत हो जाती है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को हरियाली दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम जो है यह 1989-90 में शुरू किया गया था। 1989 से 90 के बीच में यह शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है यह ग्रामीण रोजगार के सृजन के साथ साथ छीड़ हो रहे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण एवं विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैम्बे लूनी क्षेत्र संबंधित है लौह अयस्क से, तांबे के भंडार से, चाय की खेती से या फिर तेल रिफाइनरी से? तो कैम्बे लूनी क्षेत्र जो है यह किसके लिए फेमस है? तो तेल रिफाइनरी क्षेत्र है ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि कैम्बे लूनी जो क्षेत्र है वह देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके मुख्य तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कैम्बे लूनी क्षेत्र तथा अहमदाबाद कलोल क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ये बांध बराकर नदी पर स्थित है? मैथन बांध, कुनार बांध, लैया बांध या फिर पंचेत हिल बांध? तो इसमें से कौन से स्थित हैं किस पे? तो बराकर नदी पर। तो इसमें से पहला एवं तीसरा यानी कि मैथन और तिरैया बांध जो है यह बराकर
नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बराकर नदी जो है दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदियाँ बरसोती और उसरी हैं, जो क्रमशः दक्षिण और उत्तर से प्रवाहित होती हैं। बराकर नदी झारखंड में स्थित क्षेत्र के सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी के उत्तरी भाग की सीमा में प्रवाहित होती है, जो जैन तीर्थयात्रियों का केंद्र है। तिलैया बांध एवं मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित हैं, जबकि कोनार नदी पर तथा पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर भारत में क्षेत्रों को 4 भूकंपीय जोन में वर्गीकृत किया है। ये जोन जो है भूकंप क्षेत्र जोन 2, भूकंपीय जोन 3, भूकंपीय जोन 4 और भूकंपीय जोन 5 में वर्गीकृत हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जोन 5 जो है या भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय और जोन 2 जो है या सबसे कम सक्रिय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान देता है? पहला है भूमि और समुद्र का विभेदक तापन और शीतलन। दूसरा है गंगा के मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ का स्थानांतरण। तीसरा कथन है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। चौथा कथन है तिब्बती पठार का गर्म होना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक योगदान देते हैं? तो यहाँ पे चारों कारक योगदान देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चारों कारक इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून में योगदान देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो नर्मदा नदी जो है यह छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में कार्य करती है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से यह 1312 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह खंभात की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा हैं? तो पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जो है यह स्थित है लघु हिमालय के ये हिस्सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बिहार जो है यह अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भूजल योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों तालुकाओं की 8220 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की साइटें नहीं है? कल्पक्कम, मणिकारण, तारापुर या फिर पुगा वैली। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा एवं चौथा जो है यह यहाँ पे परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की साइटें नहीं है, यानी कि मणिकरण और पुगा वैली परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की साइट नहीं है और कल्पक्कम और तारापुर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खनिज के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है। दूसरा है भारत विश्व के प्रमुख उत्पादकों और नमक के निर्यातकों में से एक है। उपरोक्त कथन में से कौन सा या से गलत है? तो यहाँ पे इसका जो गलत कथन है वह है ऑप्शन बी, यानी कि पहला कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे पहला कथन है कि भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है, ये गलत है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कोयला। कोयला को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कोयले द्वारा उत्पादित जो बिजली होती है उसे ताप विद्युत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं कब? तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को गिरती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
चूँकि इस विन्यास में ध्रुव और सूर्य की ओर उन्मुख होता है, इसलिए संपूर्ण ग्रह दिन और रात की संख्या समान होती है। हम इसे एक विषुव के रूप में संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं? साल, नीम, अबनूस, शीशम। कौन सी इसमें से पाई जाती हैं? तो इसमें से साल भी पाई जाएंगी, नीम और शीशम पाई जाएंगी, आबनूस नहीं है। तो ऑप्शन सी में है 1, 2, 4। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन कौन सी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ पे जो ये चारों नदियाँ हैं, ये चार की चारों जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। हरामुख तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और कामेत पर्वत तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। कांगटो जो है यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और दोडाबेट्टा तो ये चोटी है तमिलनाडु की। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टानों को वितलीय शैल भी कहा जाता है? किस चट्टानों को वितलीय शैल कहा जाता है? तो यहाँ पे वितलीय शैल अंतर्भेदी आग्नेय शैलों को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय शैल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आग्नेय शैल पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से निर्मित होती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आग्नेय शैल कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया था? 14 सितंबर 1980, 26 सितंबर 1985, 15 नवंबर 1990 या फिर 21 दिसंबर 1992। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो ये गठन जो है यह किया गया है 26 सितंबर 1985 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को लोगों के कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लघु उद्योग हैं? कुटीर उद्योग, रेशम बुनाई उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। कौन कौन से इसमें से कुटीर उद्योग हैं? तो इसमें से जो कुटीर उद्योग हैं वह हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग, रेशम बुनकर उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये कुटीर यानी कि लघु उद्योग के तहत ये आएंगे। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑटोमोबाइल उद्योग इसके तहत नहीं आता है। ऑटोमोबाइल जो है यह बृहद उद्योग के तहत आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो मुंबई पुणे क्षेत्र जो है यह वस्त्र उद्योग क्षेत्र है। बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र जो है यह आपका हो जाएगा एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र। गुजरात क्षेत्र जो है, तो गुजरात क्षेत्र आपका हो जाएगा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। और छोटा नागपुर क्षेत्र तो यह कोयला लौह अयस्क उद्योग हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। पहली मिल 1859 में यहीं पे स्थापित हुई थी। यह मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा शहर बन गया है, इसलिए अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए अनुकूल स्थानिक कारक जिम्मेदार थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।